हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि क्रमशः। तो अब इस वीडियो में हम उनके अपवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही में इनके अलावा भी कुछ और संस्कृत में संधि होती है स्वर संधि में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में सूत्र एंग पदांत दति, यानी कि पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद में अगले पद में अ से शुरू हो रहा हो तो अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है और ये पूर्व रूप से एकादेश हो जाता है, इसलिए इसको पूर्व रूप संधि कहा गया है। पूर्व रूप संधि क्यों कहा गया है? यदि पद के अंत में ए और ओ हो और आगे ह्रस्व अ हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप यानी कि ए और ओ के अनुसार एकादेश हो जाएगा। और विशेष बात यह है कि इसमें अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अवग्रह का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जिसे अंग्रेजी में एस लिखते हैं, उस तरीके से अवग्रह का चिन्ह होता है। तो आगे देखते हैं। ग्रामे अस्मिन। ग्रामे अस्मिन में ये ग्राम और ए के बाद में अ है तो ये पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, यानी कि ए का तो ए ही रहेगा और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, तो ये बन जाएगा ग्रामे अस्मिन। इसका विच्छेद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर ये अवग्रह चिन्ह आ जाए तो सीधे सीधे पता लग जाएगा कि अवग्रह के स्थान पर अ करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना होगा, ग्रामे अस्मिन। और नाम तो इसको देखते ही पता लग जाएगा, अवग्रह चिन्ह को देख के पता लग जाएगा कि ये पूर्व रूप संधि है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ए या ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह होने पर पूर्व रूप संधि होगी तथा विच्छेद करते समय अवग्रह के स्थान पर ह्रस्व अ का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। क्यों? क्योंकि अयादि संधि में ए होता है तो ए के बाद में ए का अय हो जाता है, जैसा कि हमने देखा था अयादि संधि में। तो इसका अपवाद है, यहाँ पे अय नहीं होकर के ए का ए ही रहेगा, पूर्व रूप का एकादेश हो जाएगा। ऐसे ही अगले चलते हैं पर रूप संधि। पर रूप संधि का पहला सूत्र एंगी पर रूपम, यानी कि अवर्णांत उपसर्ग, जो कि कौन से हैं? प्र, उप, अप, औ, परा और आंग। इनके बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। अब देखते हैं, उसमें पहले ए या ओ आ रहा था तो उनके आधार पर पूर्व रूप एकादेश हो रहा था, इसलिए उसको पूर्व रूप कहा गया। और अब बाद में ए या ओ से प्रारंभ हो रहा है तो इसलिए इसको उसके स्थान पर एकादेश हो रहा है, इसलिए इसको पर रूप संधि कहा गया। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, प्र प्लस ए जते, तो यहाँ पे बाद में आ रहा है ए, इसलिए इसे पर रूप कहा गया। तो अ के में ए आया, अवर्णांत उपसर्ग है। अवर्णांत उपसर्ग प्र, उप, अप, औ, परा और आंग, यानी कि प्र उपसर्ग आ गया। इसके बाद में ए से प्रारंभ होने वाला है तो बाद वाला ए एकादेश हो जाएगा, इसे पर रूप संधि कहेंगे। तो प्र और एजते, प्रेजते। ऐसे उप हो गया, उप उपसर्ग के बाद में ओ आ गया तो बाद वाला ओ एकादेश हो जाएगा, तो उप ओष्ठी, उपोष्ठी। अब इसमें भी एक अपवाद का भी एक अपवाद है कि प्र प्लस एधते आएगा तो इसमें ये वाला पर रूप संधि वाला कार्य नहीं होगा, इसमें वृद्धि संधि ही कार्य होगी। अ के बाद में ए आ रहा है तो आई, द्विमात्रिक। ऐसे ही प्र प्लस एति होगा तो भी द्विमात्रिक प्रैति। इन शब्दों को ही ध्यान रखना है, प्र प्लस एदते और प्र प्लस एति। तो ये जो पर रूप संधि है ये वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। लेकिन ये जो प्रैद थे और प्रेति शब्द है, इन दोनों में ये अपवाद काम नहीं करता, इसलिए ये इस पर रूप संधि के भी अपवाद है। इन दोनों शब्दों को याद रखना, प्रेदते और प्रेति। आगे चलते हैं, और उदाहरण है प्र और एशक।
तो ए के स्थान पर वही पर रूप एकादेश ए हो जाएगा और यहाँ पे हट जाएगा सिर्फ प्रेषक प्रेषक। ऐसे प्रेक्षणम प्रेषिति प्रेषिता इन सब में पर रूप एकादेश होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, प्रेष्य। प्रेष्य मतलब प्र प्लस ऐष्य, इसमें भी वृद्धि संधि का कार्य होकर के द्विमात्रिक प्रेष्य बनेगा। इसका दूसरा सूत्र है शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी कि शकंधु आदि शब्दों में अन्य संधियों का खंडन करके पर रूप एकादेश होगा। जैसे ये शब्द है शकंधु, यानी कि अ के बाद में अ, तो यहाँ पे पर रूप का एकादेश होगा, अ का एकादेश हो जाएगा, तो शक और अंधु शकंधु। इसी प्रकार से करकंधु, कुल्टा, मार्तंड ये शब्दों में भी पर रूप का एकादेश होगा। ये यहाँ पे दीर्घ संधि का खंडन हो रहा है क्योंकि अ के बाद में अ आ रहा है, यहाँ पे भी अ के बाद में अ आ रहा है सब में, तो इसमें दीर्घ संधि का खंडन करके पर रूप एकादेश हो रहा है। इसी प्रकार से एक शब्द सारंग, सारंग शब्द में दोनों प्रकार से बनेंगे। सारंग में अगर पर रूप एकादेश करते हैं तो ये अ के बाद में अ हो करके सिर्फ पर रूप एकादेश हो जाएगा, तो ये सारंग बनेगा। जबकि अगर सवर्ण दीर्घ वाला काम करें इसमें तो अ के बाद में अ होने से आ बनता है, तो इसे सारंग। तो इसमें दोनों प्रकार के काम होंगे, सारंग और सारंग। तो कब होंगे? जब ये सारंग पशु या पक्षी के प्रसंग में हो तब तो ये पर रूप एकादेश हो जाएगा, और अन्य किसी अर्थ में हो तो यहाँ पे दीर्घ संधि का कार्य होगा। तो देखते हैं, सारंग मृग, सारंग चटक, लेकिन सारंग नर, तो जब नर के लिए हुआ तो ये सारंग हो गया। इसी प्रकार से एक और शब्द है सीमंत, सीमंत में भी सीम प्लस अंत, अ के बाद में अ हुआ तो पर रूप एकादेश से तो सीमंत बना, जबकि सवर्ण दीर्घ होकर के सीमांत बनेगा। ये सवर्ण दीर्घ होकर के सीमांत, तो कब तो सीमंत लगाना है? जब ये केश संवारने के अर्थ में हो, सीमंत का अर्थ केश संवारने के अर्थ में हो तब तो ये सीमंत बनेगा, और अन्य किसी प्रसंग में हो तो ये सीमांत बनेगा। इसी प्रकार से पर रूप संधि के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि हल प्लस ईशा, अ के बाद में ई आया तो ये पर रूप एकादेश यानी कि केवल ई हो जाएगा, जबकि अ के बाद में ई होता तो गुण संधि के अनुसार ए होना चाहिए था, तो ए नहीं हो करके यहाँ पे ई रहेगा पर रूप संधि के अनुसार, तो ये बनेगा हलीशा। ऐसे ही लांगल प्लस ईशा का भी बनेगा लांगलिशा। तो ये गुण संधि का खंडन करके पर रूप का कार्य हो रहा है इसमें। आगे कुछ दो उदाहरण और है, ये स्पेशल उदाहरण है पतत प्लस अंजलि। तो इसका पथ, अथ और अंजलि, इसमें इस अ के स्थान पर ये पर रूप वाला अ एकादेश हो जाएगा। अब केवल अ नहीं है, अथ, पूरे अथ के स्थान पर अ एकादेश होगा, तो यानी कि ये बचेगा पथ और अंजलि, तो ये पतंजलि। इसी प्रकार से मनस प्लस ईशा में भी मन, अस और फिर ईशा, तो इस पूरे अस के स्थान पर ये ई एकादेश होगा, तो इसलिए ये बन जाएगा मन और ईशा यानी कि मनीषा। इसका एक और सूत्र है पर रूप संधि का, ओत्वोष्टयो समासेवा, यानी कि ओतु और ओष्ट समास का प्रसंग होने पर भी पर रूप का एकादेश होगा। यानी कि ओतु और ओष्ट आए और समास बन रहा हो तो वहाँ पे पर रूप का कार्य होगा। जैसे कि स्थूल ओतु, तो स्थूल और ओतु में पर रूप का एकादेश होने पर ये ओ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे स्थूल ओतु। जबकि ये समास का अर्थ नहीं हो तो ये नॉर्मल जो संधि होती है, स्वर संधि जो लग रही है इसमें अ के बाद में ओ होने पर ये हो जाएगा औ, यानी कि वृद्धि संधि के अनुसार। तो ये दोनों शब्द बनेंगे स्थूलोतु। तो सबसे पहले हमें स्थूलोतु करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, स्थूलोतु नहीं हो, तो स्थूल लहुतु, ये वृद्धि संधि के अनुसार करना है। इसी प्रकार से ओतु और ओष्ठ दो शब्द थे, तो ओष्ठ के उदाहरण ये रहे कंठ प्लस ओष्ठम, तो ये पर रूप के अनुसार कंठोष्ठम और वृद्धि संधि के अनुसार कंठौष्ठम। ऐसे दंत प्लस ओष्ठम में भी पर रूप के अनुसार तो सिर्फ ओष्ठम,
यहाँ पे एक ओ गलत है, सिर्फ ह्रस्व ओ आएगा, एक मात्रिक ओ। तो ये अ के बाद में ओ आ रहा है, तो पर रूप के अनुसार तो केवल ओ ही रहेगा, और वृद्धि संधि के अनुसार द्विमात्रिक ओ बन जाएगा। तो ये दंतोष्टम पर रूप और दंतौष्टम वृद्धि। अब कुछ शब्द हैं जिसमें भी गुण संधि का खंडन होकर के वृद्धि संधि का कार्य होता है। इन शब्दों को डायरेक्ट याद रखेंगे। ये एक अपवाद शब्द है, जैसे स्व प्लस ईरह, ये होता है स्वेरह। स्व प्लस ईरी, ये स्वैरी। स्व प्लस ईरिणी, ये स्वैरिणी। मतलब अ के बाद में ई होता तो ए होना चाहिए था, गुण संधि का कार्य होना चाहिए था ए, जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है, वृद्धि संधि का कार्य यानी कि आई। ऐसे ही प्र प्लस ऊढ़, तो प्रौढ़ होना क्या चाहिए था, एक मात्रिक ओ, प्रौढ़, जबकि हो रहा क्या है, द्विमात्रिक औ, यानी कि वृद्धि संधि। तो ये सभी शब्दों में गुण संधि का खंडन होकर के वृद्धि संधि का कार्य हो रहा है। आगे देखते हैं, अक्ष प्लस उहिणी यानी कि अक्षोहिणी, फिर नत्व कार्य होकर के यहाँ पे बन जाएगा अक्षोहिणी। प्र प्लस ऊढ़ यानी कि प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ा प्रौढ़ा, और प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी। ऐसे बन जाएगा सुख प्लस ऋत, तो ये बन जाएगा सुखार्त, और ऋण प्लस ऋणम ऋणार्णम, ऋणार्णम। तो इन सभी 9 उदाहरणों में वृद्धि संधि का कार्य हो रहा है। अब आगे देखते हैं अंतिम अपवाद, अवंग आदेश संधि। तो अवंग आदेश मतलब अवंग का आदेश हो जाएगा। तो ये इसमें मुख्यतः गो शब्द के लिए ये संधि होती है, इसलिए इसे गो शब्द से संबंधित बोल दिया जाता है कि गो के आगे अक्ष, अदनी, अंड्रित और इंद्र शब्दों, ये चारों शब्दों अक्ष, अदनी, अंड्रित और इंद्र, ये शब्द हो तो ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। अवंग आदेश में ग तो इत संज्ञा हो गई ग की, अब केवल औ बचा, तो गो के आगे ओ के स्थान पर औ, यानी कि ये गौ शब्द बन जाएगा। तो सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अवंग आदेश शब्द में गो के स्थान पर गौ आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कब होगा ये, जब अक्ष, अग्नि, अंडित और इंद्र हो। तो देखते हैं गो प्लस अक्ष, तो ये बन जाएगा गो का गौ, गौ प्लस अक्ष गवाक्ष। बाद में इसमें संधि तो होगी, स्वर संधि तो इसमें बाद में होगी, पर पहले ये अवंग आदेश हो जाएगा। गो के स्थान पर अव आदेश हुआ, फिर अब इसमें संधि होगी, अ के बाद में अ आ रहा है तो ये आ हो जाएगा, ये हो गई सवर्ण दीर्घ संधि। ऐसे गो प्लस अग्नि, तो गो के स्थान पर औ, गौ, गौ प्लस अग्नि, ये बन गया। अब इसमें संधि होगी तो अ के स्थान पर अ और अ के बाद में अ है तो ये आ हो जाएगा, तो गवादनी। ऐसे गौ प्लस अनृतम, अ के बाद में अ है तो गवानृतम। जबकि गो प्लस इंद्र में गौ प्लस इंद्र, अ के बाद में ई है, तो अब इसमें संधि में गुण संधि के अनुसार अ के बाद में ई है तो ए हो जाएगा, इससे गवेंद्र। तो ये कब है, अवंग आदेश संधि कब है, जबकि ये अक्ष, अग्नि, अंड्रित और इंद्र, ये 4 शब्दों, ये 4 शब्द, ये तब तो गौ हो जाएगा और उसके बाद में संधि होगी। संधि भी होगी इसमें, जो संधि इसमें लग रही है स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, जो भी संधि लग रही है वो इसमें बाद में होगी, गौ लगने के बाद में। लेकिन ये चारों शब्द नहीं होंगे तो अवंग आदेश विकल्प से होगा, यानी कि दोनों रूप बनेंगे, एक तो अवंग आदेश वाला रूप और एक जो बिना अवंग आदेश वाले रूप। जैसे कि देखते हैं गो प्लस उदय, गो प्लस उदय में अगर अवंग आदेश करते तो गो का गौ हो जाएगा, तो गौ प्लस उदय बन जाएगा। अब अ के बाद में ऊ है तो ओ हो जाएगा, गुण संधि से गवोदय बन जाएगा। जबकि अवंग आदेश नहीं करते हम इसमें, तो ये सीधे सीधे इसकी संधि कर देंगे, गो प्लस उदय यानी कि गो ओ के स्थान पर अ हो जाएगा अयादि संधि के अनुसार, तो गवोदय। तो इससे गो प्लस उदय से गवोदय और गवोदय दोनों रूप बनेंगे। ये बनेगा
अवंग आदेश होकर के फिर संधि होगी तो गुण संधि होगी इसमें, और बिना अवंग आदेश होकर के संधि होगी तो ये ओ के स्थान पर औ यानी अयादि संधि हो जाएगी। ऐसे अन्य उदाहरण है गो प्लस उचितम, अवंग आदेश से तो गवोचितम, और ऐसे अयादि संधि हो रही है ओ के स्थान पर औ तो ये गवोचितम। ऐसे गो प्लस उत्सव से गवोत्सव और गवोत्सव, गो प्लस उत्साह से गवोत्साह और गवोत्साह, गो प्लस उद्गम से गवोद्गम और गवोद्गम, दोनों प्रकार की संधि होगी। उदाहरण में एक ही दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिया जाएगा और दोनों होते हैं तो दोनों सही होंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं। गो प्लस ईश, तो औ आदेश हुआ तो गो का गौ प्लस ईश, फिर अ के बाद में ई हो रहा है तो गवेश, अ और ई के स्थान पर ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें डायरेक्ट करते हैं तो अयादि संधि से ये ओ के स्थान पर औ और फिर ईश गवीश। ऐसे ही गो प्लस इच्छा से गवेच्छा और गविच्छा, गो प्लस इप्सा से गवेप्सा और गवीप्सा। तो ये इस प्रकार से उदाहरण चलेंगे। अब एक अगला उदाहरण देख लेते हैं। गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा में गौ और एषणा तो ये गवेषणा वृद्धि संधि से, जबकि ओ के स्थान पर औ होकर के गवेषणा एक मात्रिक ये होता है अयादि संधि से। इसमें ये अंतर है, ये द्विमात्रिक बनेगा वृद्धि संधि से और ये एक मात्रिक बनेगा अयादि संधि से। इसी के अन्य उदाहरण गो प्लस एशक, गो प्लस ओष्ट और गो प्लस ओक। अन्य उदाहरण है गो प्लस ऐश्वर्यम, गो प्लस ऐक्य और गो प्लस औदार्य। तो गो प्लस ऐश्वर्यम में अगर अवंग आदेश करते हैं तो क्या बन जाएगा गौ प्लस ऐश्वर्यम। गौ प्लस ऐश्वर्यम में अ और ए मिल करके दीर्घ मात्रिक ए बनाएंगे, अ और आई मिल करके आई बनाएंगे वृद्धि संधि के अनुसार, तो गवेश्वर्यम बनेगा। और अगर इसके डायरेक्ट संधि करेंगे तो ओ के बाद में ए होने पर औ आदेश हो जाएगा, तो ये गो ग और औ मिल करके भी गव ही बनाता है, तो इसलिए इसमें गौ प्लस ऐश्वर्यम तो भी गवैश्वर्यम ही बनेगा। तो जब ये शब्द आएंगे ओ के बाद में ए आ रहा है तो इसमें इधर अयादि संधि होने पर भी गवैश्वर्यम ही बनेगा और इधर वृद्धि संधि होने पर भी गवैश्वर्यम ही बनेगा। दोनों प्रकार से इसमें बनेगा गवैश्वर्यम ही। इसी प्रकार से आप गो प्लस ऐक्यम में भी करके देखें तो भी दोनों में गवैक्यम ही बनेगा, और गो प्लस औदार्यम में दोनों में गौदार्यम ही बनेगा। इन अपवादों का प्रयोग तब कर दिया जाता है जब ये शब्द दे करके पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि और अयादि दोनों हैं, तो इनका ध्यान रखना है। अब आप इस प्रकार से इसके अपवाद होते हैं पूरे। अगले टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।